हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 वेव ऑप्टिक्स का एडिशनल एक्सरसाइज का प्रॉब्लम देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 11, 12, 13 3 प्रॉब्लम्स को देखेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं और आपको देख करके अच्छा लगेगा, आप कुछ नया चीज़ सीखोगे। पहला प्रॉब्लम है इसमें, द 6563 एंगस्ट्रम H alpha line emitted by hydrogen in a star is found to be redshifted by 15 angstrom. Estimate the speed with which star is receding from the earth. So यहाँ पर थ्योरी का जो पार्ट है वो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। देखो, ये आपको सोर्स है, ये आपको ऑब्जर्वर है, और डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट में यदि ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाए या सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव हो, मीन्स कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो घटेगा, तो उस समय जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा नॉट। मीन्स कि ओरिजिनल जो सोर्स का आपको वेवलेंथ है उसको लैम्डा नॉट से डिनोट किया गया है। लैम्डा नॉट 1 माइनस वी बाई सी, जहाँ वी इसका स्पीड है। क्लियर है? सी आपको स्पीड ऑफ लाइट है। सो यहाँ से आ गया, आप बोल सकते हो कि लैम्डा डैश आया लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा नॉट वी बाई सी। सो चेंज कितना से हुआ? चेंज हुआ, अच्छा अब देखो कि ये जो वेवलेंथ क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। क्लियर है? सो यदि मैं बोलूं कि वेवलेंथ कितना से चेंज हुआ है तो उसका वैल्यू होगा डेल्टा लैम्डा, और उसका वैल्यू आया लैम्डा नॉट वी बाई सी। क्रॉसपॉन्डिंगली मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूं तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डॉपलर में फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है वो इंक्रीज हुआ है। सो वेवलेंथ में शिफ्ट जो हुआ वो डिक्रीज हुआ है, मीन्स कि वेवलेंथ डिक्रीज हुआ है, एपरेंट वेवलेंथ डिक्रीज हुआ है और एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ है। सो एन डैश इज इक्वल टू एन नॉट 1 प्लस वी बाई सी, और डेल्टा एन हुआ ये फॉर्मूला के इक्वल। अब आप यदि फ्रीक्वेंसी का फॉर्म, यदि मैं विबग्योर बोलूँ तो इसमें वेवलेंथ ऐसे ही इंक्रीज हो रहा है, या फिर फ्रीक्वेंसी बोलूँ तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ऐसे हो रहा है। ठीक है? क्लियर है? सो यदि वेवलेंथ किसी को डिक्रीज हो रहा है, मीन्स कि वो लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है, और उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। क्लियर है? या फिर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, मीन्स कि अगेन लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है, तो उसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। सो द एपरेंट वेवलेंथ डिक्रीजेज इफ द सोर्स और ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर एंड इट इज कॉल्ड एज ब्लू शिफ्ट। कितना से चेंज हो रहा है तो उसके लिए ये फॉर्मूला आप याद कर लो। क्लियर है? अब सेकंड केस देखते हैं, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हो। तो सपोज करो कि सोर्स यहाँ पर मूवमेंट है और ऑब्जर्वर रेस्ट में है। सो क्लियरली इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, और इस केस में जो वेवलेंथ है वो आपको इंक्रीज हो जाएगा। सो लैम्डा डैश एपरेंट वेवलेंथ होगा लैम्डा नॉट ओरिजिनल वेवलेंथ 1 प्लस वी बाई सी। सो चेंज इन वेवलेंथ जो हो रहा है वो अभी भी उतना ही हो रहा है, लैम्डा नॉट वी बाई सी। सो आपको फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान फॉर्मूला हो गया, एक ही फॉर्मूला दोनों के लिए हो गया। और वैसे ही जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ जब बढ़ रहा है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, और उसके लिए फॉर्मूला होगा एन डैश इज इक्वल टू एन नॉट 1 माइनस वी बाई सी। सो डेल्टा एन इज इक्वल टू 1 एन नॉट वी बाई सी। अब देखो, चूंकि वेवलेंथ बढ़ रहा है, मीन्स कि ये राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, हायर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है, रेड की तरफ जा रहा है। सो हम लोग इसको बोलेंगे रेड शिफ्ट। सो द एपरेंट वेवलेंथ increases if the source or observer moves away from each other and it's called as a red shift. So जब एक दूसरे की तरफ जाएगा तो ब्लू शिफ्ट, और एक दूसरे से अवे जाएगा तब रेड शिफ्ट, और जो वैल्यू होगा वो कितना होगा लैम्डा नॉट वी बाई सी। ठीक है? ये हो गया आपको डेल्टा लैम्डा के इक्वल। अब प्रॉब्लम में दिया गया है कि डेल्टा लैम्डा दिया गया 15 एंगस्ट्रम, लैम्डा नॉट दिया गया 6563 एंगस्ट्रम, और वी आपको निकालना है। सी का वैल्यू दिया गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो बहुत आसानी से निकाल लोगे।
15 into 10 to the power minus 10 is equal to 6563 into 10 to the power minus 10 v by 3 into 10 to the power 8, और यहाँ से v आ गया 3 into 10 to the power 8 divided by 6563 into 15। इसको डिवाइड कर दो तो 15 4 65 4 5 5 15 45 और फिर ये हो गया 11 15 से 105 और ये हो गया 8 80 15 75। सो ऑलमोस्ट 437.5 से ही हो जाएगा, और इसको आप करोगे 3000 डिवाइडेड बाय 437.5 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा ऑलमोस्ट 6.857। तो ये हो जाएगा 6.86 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यही आएगा आंसर। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, और इसमें ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट के कंसेप्ट को समझ गए। देखो ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम है, जिसमें कि हम लोग कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में भी थोड़ा जान लेंगे। सो एक्सप्लेन हाउ कॉर्पस्कुलर थ्योरी प्रिडिक्ट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम से वाटर टू बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। Is the prediction confirmed by experimental determination of the speed of light in water? If not, which alternative picture of light is consistent with the experiment? So, देखो जो न्यूटन थे उनको हर चीज़ में कुछ ना कुछ वो खोजते थे। सो उन्होंने इसमें भी लाइट में उनका योगदान जो रहा वो स्टार्टिंग डेज में उन्होंने बोला कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में, और उसमें उन्होंने बोला कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। कैसे स्पीड बढ़ता है? उन्होंने बोला कि जब लाइट रे ऐसे आ रही है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, ठीक है। सो ये यदि एंगल आई है और ये एंगल यदि आर है, तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल की तरफ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट होता है, ठीक है। और उस अट्रैक्ट होने के कारण स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है, और उसको उन्होंने कैलकुलेट करके भी दिखाया। कैसे दिखाया? सो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। सपोज करो इसमें इसका स्पीड जो वैक्यूम एयर है या वैक्यूम मान लो, उसमें इसका स्पीड c है, मीडियम में उसका स्पीड v है। सो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हुए। आपको इस तरफ जो होगा वो होगा c cos i, और जो इस तरफ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये आपको वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होगा c sin i, ठीक है। वैसे ही जब दूसरे मीडियम में आया, इसका वेलोसिटी v है, तो इसके अलोंग वर्टिकल लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट रहा वो टोटल v cos r रहा, और इस तरफ जो रहेगा वो कितना हो जाएगा v sin r। क्लियर है? हमने बस उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। वेलोसिटी को कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, और जैसे मैकेनिक्स का कंसेप्ट होता है, वैसे ही न्यूटन ने बोला कि इस डायरेक्शन के अलोंग, जो वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग आ रहा है ना वेलोसिटी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण चेंज हो गया। सो कांस्टेंट रहने के कारण न्यूटन साहब बोले कि c sin i हो गया v sin r के इक्वल, और यहाँ से उन्होंने बोला कि c बाई v हो गया sin r बाई sin i, या फिर बोलो v बाई c इज इक्वल टू sin i बाई sin r। अब उन्होंने बोला कि जो i है वो ग्रेटर देन r के हो गया, बिकॉज वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हुआ है। सो क्लियरली साइन i ग्रेटर देन साइन r हो जाएगा। साइन के केस में एंगल बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ता है। आपको मालूम है साइन 60 डिग्री ग्रेटर होता है साइन 30 डिग्री से। सो इसी तरीके से उन्होंने बोला कि ये जो टर्म है वो ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि साइन i ग्रेटर देन साइन r के इक्वल होगा। और उन्होंने बोला कि v बाई सी ग्रेटर देन 1 होगा, दैट इज v ग्रेटर देन c होगा। सो इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम।
लेकिन एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन से ये पाया गया कि स्पीड ऑफ लाइट आपको मीडियम में कम होता है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है. सो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम is equal to speed of light in vacuum divided by refractive index of medium with respect to air. So velocity in medium is less than c. Speed of light in medium is always less than c. So prediction confirmed by the experimental determination of speed of light, तो इसका आंसर होगा नो. सो ये किस अल्टरनेटिव पिक्चर ऑफ लाइट से ये कंसिस्टेंस हुआ? सो क्लियरली जो वेव नेचर ऑफ लाइट हैज मेड अ कंसिस्टेंट calculation of speed of light in any medium. क्लियर है? सो आप बोल सकते हो कि वेव पिक्चर ऑफ लाइट इज कंसिस्टेंट विद द एक्सपेरिमेंट. Problem number 10.13. You have learned in test how Huygens principle leads to the law of reflection and refraction. Use the same principle to deduce directly that a point object placed in front of a plane mirror produces a virtual image whose distance from the mirror is equal to the object distance from the mirror. देखो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है. ये आपको एक कंसेप्ट आएगा, समझोगे कि अब कैसे करते हैं सॉल्व, ठीक है. सो देखो यहाँ पर एक प्लेन मिरर आपने डाल दिया और अब एक पॉइंट सोर्स है जो इसके फ्रंट में है. तो सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स है एस. तो आपको बताना है कि एक वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा जिसका डिस्टेंस मिरर से इक्वल होगा जितना डिस्टेंस पर ये सोर्स है. तो देखो ये जो सोर्स है तो ये लाइट हर डायरेक्शन में करेगा, तो ये लाइट करेगा. अब इस डायरेक्शन में जो लाइट करेगा, सो ये लाइट पर आप वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं. वेव फ्रंट क्या हो गया कि इक्वल डिस्टेंस पर जो लाइट रेज है जो कि सेम फेज में है और इसके परपेंडिकुलर होंगे. सो ऐसे करके वेव फ्रंट जो ड्रॉ होगा, तो एक वेव फ्रंट ऐसा होगा जो कि इसको हिट करेगा. अब यदि ये आप मान लेते हो मिरर हो गया एस तो ये मैंने लिख रखा, मिरर हो गया एम और ये पॉइंट हो गया ओ, ठीक है. सो एम ओ हो गया. अब इन यदि मिरर नहीं होता तो क्या होता? मिरर नहीं होता तो अगला जो लाइट होता वो वेव फ्रंट ऐसा होता, ठीक है. सो मिरर से ये वेव फ्रंट क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया. सो ये रिफ्लेक्ट होकर के अपोजिट तरफ में आने लगा, ये आने लगेगा. सो आप एक क्षण के लिए कंसीडर करो कि मिरर नहीं था तो ये वेव फ्रंट बना, फिर अगला ये वेव फ्रंट बनेगा, फिर अगला ये वेव फ्रंट बनेगा और इस वेव फ्रंट का रिफ्लेक्टेड ये वाला है जो डॉटेड से दिखाए हैं. इस वेव फ्रंट का जो रिफ्लेक्टेड होगा वो ये वाला होगा. इस वेव फ्रंट का जो रिफ्लेक्टेड होगा वो आपको ये वाला होगा. सो जितना डिस्टेंस ये जा रहा है, जितना डिस्टेंस यहाँ से ये वाला है उतना है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिरर से, उतना ही इसका जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में. यदि ये x है तो ये x है, यदि ये आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में y है तो इसका रिफ्लेक्टेड वाला ये y है, यदि ये z है तो ये इसका रिफ्लेक्टेड वाला ये z है. सो ये टोटल जो ये डिस्टेंस था, सपोज करो कि सोर्स का मिरर से डिस्टेंस a रहा होगा, ठीक है. सो यहाँ पर इसका a डिस्टेंस पर जब ये वेव फ्रंट पहुँचेगा, ये डिस्टेंस जो मिरर से a डिस्टेंस पर जो रहेगा तो रिफ्लेक्टेड वाला भी a डिस्टेंस पर आ जाएगा. मीन्स कि जस्ट इस सोर्स को क्रॉस करेगा तो ये रिफ्लेक्टेड वाला भी a डिस्टेंस हो गया, ठीक है. सो जो वर्चुअल डिस्टेंस मिरर से कितना दूरी पर बना ये, और यहीं पर इसका इमेज बनेगा. सो वर्चुअल डिस्टेंस मिरर से उतना ही दूरी पर बना जितना दूरी पर ये ऑब्जेक्ट मिरर से है. तभी तो ये रिफ्लेक्टेड वाला जो डॉटेड लाइन से वेव फ्रंट दिखाए हो वो इसके पास से क्रॉस कर रहा है. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर ये सोर्स एस की जगह यहाँ पर एक वर्चुअल सोर्स होगा और ये वर्चुअल सोर्स एक
एक जो लाइट रे इमिट कर रहा है वो उसका वेव फ्रंट ये है, ठीक है। सो ये वर्चुअल सोर्स ऐसे लाइट रे निकाल रहा था और इसका क्रॉसपॉन्डिंग वेव फ्रंट था। सो मेरे ख्याल में आप ये समझ गए, इसको आप लैंग्वेज में ऐसे ही आपके एनसीईआरटी के आंसर में दिया गया है, आप इसको देखोगे आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। क्लियर है? सो आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसमें कंसेप्ट समझे होंगे। कुछ भी डाउट होने से मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।